दुनिया का सबसे अनमोल रतन। यह प्रेमचंद की कहानी है जिसमें प्रेमचंद की देशभक्ति चेतना का पहला घोष नजर आता है। भारतीय साहित्य के इतिहास में यह समय अत्यंत उथल पुथल का था जब प्रेमचंद ने अपनी पहली कहानी सोजे वतन 1908 में लिखी थी। यह संग्रह जो है वो साहित्य को जन जागरण का माध्यम बनाता है। भारत उस वक्त अंग्रेजी शासन के अधीन था। समाज में भय था, निराशा थी, पराधीनता का वातावरण पूरे समाज पर व्याप्त था। बुद्धिजीवी वर्ग अपने अपने मतों में बटा हुआ था और आम जनता को गुलामी अपनी नियति लगने लगी थी। ऐसे समय में एक कथाकार अपनी लेखनी को तलवार की तरह प्रयोग में लाते हैं, वह है मुंशी प्रेमचंद। सोजे वतन का शाब्दिक अर्थ है वतन का दर्द या देश की पीड़ा। प्रेमचंद ने इस शीर्षक के माध्यम से भारतीय समाज की वह करुणा, अपमान और आत्मवेदना व्यक्त की है जो विदेशी शासन के नीचे दबकर देशवासी महसूस कर रहे थे। इस संग्रह की पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। वस्तुतः प्रेमचंद की जो राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष है वह इस कहानी में नजर आता है। एक ऐसा उद्घोष जो देशभक्ति को भावुकता नहीं बल्कि बलिदान की संवेदना के रूप में प्रस्तुत करता है। कहानी का मूल कथानक अत्यंत सरल है किंतु प्रतीकात्मक है। इसमें दिलफिगार नामक एक युवक है जिसकी प्रेयसी का नाम दिलफरेब है। वह उसको पाने के लिए संकल्प करता है कि वह दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ कर लाएगा। दिलफरेब इस शर्त के साथ कहती है कि जो उसे यह रतन लाकर देगा वही उसके प्रेम का अधिकारी होगा। दिलफिगार अपनी खोज में निकलता है। वह राजाओं के महलों, धन कुबेरों के खजानों, विद्वानों के ज्ञान, साधुओं की तपस्या और कलाकारों की कला में उस अनमोल रतन को ढूंढता है, किंतु हर बार निराश होता है। अंततः जब वह युद्धभूमि में पहुंचता है और देखता है कि एक देशभक्त सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है, तब उसे वह उत्तर मिल जाता है। वह समझता है कि खून की वह आखिरी बूंद जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। कहानी यहीं पर अपने शिखर पर पहुंचती है जहां व्यक्तिगत प्रेम देश प्रेम में रूपांतरित हो जाता है और दिलफिगार का प्रेम आत्म बलिदान की चेतना में परिवर्तित हो जाता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन का कथानक बाहरी रूप से प्रेम कथा का आभास देता है, किंतु भीतर वह गहन राजनीतिक रूपक है। दिलफिगार यहाँ केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि औपनिवेशिक भारत का नवजागृत युवक है जो अपनी चेतना की दिशा खोज रहा है। दिलफरेब मात्र एक स्त्री नहीं बल्कि वतन का प्रतीक है, मातृभूमि जिसे पाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता है। और अनमोल रतन वह देशभक्ति का तत्व है जो किसी भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि बलिदान और आत्मोत्सर्ग में निहित है। प्रेमचंद ने एक भावनात्मक कथा के भीतर देशभक्ति की ऐसी प्रतीकात्मक परतें बुन दी कि वह तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता की आंखों में कांटा बन गई। इसलिए सोजे वतन को प्रतिबंधित कर जला दिया गया और प्रेमचंद को चेतावनी दी गई कि वे ऐसे लेखन से दूर रहें। प्रेमचंद ने इस कहानी को उर्दू की भावभंगिमा में रचा। उनकी भाषा में शायरी की लय है, भावनाओं की मिठास है और देशभक्ति की गर्माहट है। वाक्य विन्यास लचीले हैं और संवादात्मक हैं, जिसमें कथाकार का दृष्टिकोण निरंतर बदलता हुआ दिखता है। कभी वह वर्णन करता है, कभी चिंतक है और कभी देशभक्त वक्ता। कहानी की लय ऐसी है कि पाठक शुरू में इसे प्रेम कथा मान बैठता है, किंतु धीरे धीरे कथा आदर्श और विचार की दिशा में मुड़ जाती है। प्रेमचंद का यह कथानक दरअसल रूपक कथा की परंपरा में आता है जिसमें प्रत्येक पात्र और वस्तु किसी न किसी सामाजिक या नैतिक अर्थ का द्योतक होती है। प्रेमचंद का देश प्रेम उग्र नहीं है बल्कि मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। वे देश प्रेम को किसी भूभाग की सीमा से नहीं बांधते। उनके लिए वतन का अर्थ है उस भूखंड में बसने वाले लोगों का सुख दुख, उनकी गरिमा, उनकी स्वतंत्रता।
इसलिए दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में वे सीधे राजनीतिक भाषण नहीं देते, बल्कि देश प्रेम को भावना और त्याग के नैतिक मूल्य में रूपांतरित करते हैं। दिलफिगार की यात्रा असल में आध्यात्मिक यात्रा है, जो मोह और स्वार्थ से उठकर त्याग और बलिदान तक पहुंचती है। यह वही यात्रा है जो प्रेमचंद स्वयं अपनी रचनात्मक चेतना में तय करते हैं, प्रेम कथाओं से आगे बढ़कर सामाजिक और राष्ट्रीय कथाओं की ओर। दिलफिगार प्रेमचंद के नायक के रूप में संवेदनशील, खोजी और त्यागमयी है। वह केवल अपने माशूक के प्रेम में नहीं बंधा है, बल्कि सत्य और मूल्य की खोज में भी है। उसकी यात्रा उसे परिपक्व बनाती है। वह बाल सुलभ प्रेम से परे जाकर देशभक्ति की चेतना तक पहुंचता है। वह किसी महापुरुष की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह प्रतीत होता है, और यही उसकी मानवीयता उसे ऊंचा बनाती है। दिलफरेब का चरित्र प्रतीकात्मक है। वह स्त्री रूप में देश का रूपक है। वह उस वतन की तरह है जो अपने सच्चे प्रेमी से बलिदान की मांग करती है। प्रेमचंद ने दिलफरेब को भावनात्मक गहराई नहीं, बल्कि नैतिक चुनौती का प्रतीक बनाया है। वह दिलफिगार की परीक्षा लेती है, जैसे मातृभूमि अपने पुत्रों की परीक्षा लेती है। कहानी का सबसे बड़ा वैचारिक आयाम यही है कि प्रेमचंद व्यक्तिगत प्रेम को राष्ट्र प्रेम में रूपांतरित करते हैं। प्रेम का आरंभ व्यक्तिगत स्वार्थ से होता है। दिलफिगार दिलफरेब को पाना चाहता है, लेकिन उसकी यात्रा उसे युद्ध भूमि तक ले जाती है, तो प्रेम बलिदान के मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तन केवल कथा का नहीं, बल्कि प्रेमचंद के लेखकीय दर्शन का भी संकेत है, जहाँ मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है मानवता और राष्ट्र के लिए समर्पण। प्रेमचंद की भाषा में इस कहानी में उर्दू की मृदुलता है और संस्कृत निष्ठ शब्दों की सौम्यता दोनों का मेल है। उनकी वाक्य रचना में गद्य काव्य की लयात्मकता है, जैसे खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। यह वाक्य न केवल कथा का निचोड़ है, बल्कि प्रेमचंद की वैचारिक घोषणा भी है। भाषा में भावनात्मक उत्तेजना के साथ साथ तर्क और नैतिक चेतना का संतुलन है। वे उपदेशक नहीं, बल्कि भाव जागरण के कवि की तरह बोलते हैं। सोजे वतन के प्रकाशन के तुरंत बाद अंग्रेजी सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। कारण स्पष्ट था, इस संग्रह की कहानियां जनता में जागरण, आत्मसम्मान और प्रतिरोध की चेतना भर रही थी। प्रेमचंद को स्वयं नवाब राय के नाम से लिखना पड़ा था, ताकि सीधी राजनीतिक पहचान से बचा जा सके। परंतु अंग्रेज सरकार को यह भली भांति समझ आ गया कि यह कहानी संग्रह मात्र साहित्य नहीं, क्रांति की भूमिका है। इस घटना ने प्रेमचंद को और भी सजग बनाया। इसके बाद वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे और उनका लेखन खुलकर सामाजिक और राजनीतिक चेतना का रूप धारण करता गया। प्रेमचंद का 1932 का पत्र उनके विचारों का सीधा प्रमाण है। मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं है। सबसे बड़ी आकांक्षा यह है कि स्वराज्य संग्राम में विजयी हो। 2-4 ऊंची कोटि की पुस्तकें लिखूं, पर उनका उद्देश्य भी स्वराज्य विजय ही है। यह वही भाव है जो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में पहली बार अंकुरित होता है, जहाँ साहित्य राजनीति का विकल्प नहीं, बल्कि उसकी आत्मा बन जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश व जनता पर गर्व होता है। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजेय जनता की आवाज़ है। वास्तव में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में जो स्वर है, वह किसी राजनीतिक मंच का नहीं, बल्कि अंतरात्मा का स्वर है। यह कहानी नारे नहीं लगाती, लेकिन उसकी हर पंक्ति एक मौन उद्घोष है कि स्वतंत्रता केवल भू राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। 1900 के दशक की शुरुआत में बंगाल में बंकिम चंद्र, भारतेंदु और अरविंद घोष जैसे लेखकों ने राष्ट्रीयता का साहित्यिक रूप गढ़ा था, लेकिन प्रेमचंद की विशेषता यह रही कि उन्होंने ग्रामीण भारत, निम्न वर्ग और सामान्य मनुष्य को इस चेतना का वाहक बनाया। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में कोई राजा, नेता या योद्धा नहीं, बल्कि एक आम इंसान है जो अपने हृदय की यात्रा से देशभक्ति तक पहुंचता है।
इस दृष्टि से प्रेमचंद भारतीय राष्ट्रवाद को मानवीय रूप देते हैं। दिल फरेब का चरित्र केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि उस नारी का भी रूपक है जो पुरुष से केवल भौतिक प्रेम नहीं बल्कि आदर्श और बलिदान की अपेक्षा करती है। यहाँ प्रेम संबंध समानता और आदर्श के स्तर पर है। दिल फरेब अपने प्रेमी से वही मांगती है जो मातृभूमि अपने पुत्र से मांगती है। इस दृष्टि से यह कथा उस समय की रोमांटिक परंपरा से आगे बढ़ती है और स्त्री पुरुष संबंध को राष्ट्रीय चेतना के स्तर तक ले जाती है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन केवल औपनिवेशिक भारत की कहानी नहीं है, आज भी यह प्रश्न प्रासंगिक है। हमारे लिए आज सबसे अनमोल रतन क्या है? क्या वह भौतिक समृद्धि है, तकनीकी विकास है, या फिर वह भावना जो हमें एक समाज और राष्ट्र के रूप में जोड़ती है? आज जब उपभोक्तावाद और स्वार्थ ने देश प्रेम की जगह ले ली है, तब प्रेमचंद की यह कहानी हमें आत्मावलोकन के लिए मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि देश प्रेम कोई अवसर नहीं बल्कि एक संस्कार है जो त्याग और नैतिकता पर आधारित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की लेखकीय यात्रा की पहली ज्योति है, जिसमें आगे चलकर पूस की रात, कफन, सदगति, नमक का दरोगा जैसी कहानियों का प्रकाश हम तक पहुंचा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का जन्म संकेत है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह प्रतिपादित किया कि देश प्रेम केवल युद्धभूमि में नहीं बल्कि विचार, कर्म और आत्म बलिदान की साधना में निहित है। उनकी यह कहानी आज भी पाठकों के हृदय में वही प्रेरणा जगाती है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जगी थी, एक सच्चे, निर्भीक और मानवीय भारत की प्रेरणा। संक्षेप में अगर कहा जाए तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन वह कथा है जिसने प्रेमचंद को केवल कहानीकार नहीं बल्कि राष्ट्र की अंतरात्मा का स्वर बना दिया। यह कहानी हमें यह समझने की राह दिखाती है कि सबसे अनमोल रतन न सोना है न हीरा, वह है मनुष्य का वह रक्त जो अपने वतन, अपने आदर्श और अपनी मानवता के लिए बहाया जाए। धन्यवाद।